हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 20 पढ़ेंगे। 20 का पार्ट 1 पढ़ेंगे और अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एंटी अरिथमिक ड्रग। सबसे पहले हम अरिथमिया के बारे में जानेंगे, तभी हम एंटी अरिथमिक ड्रग के बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो अरिथमिया होता क्या है, इसके अंदर अपने हार्ट की जो नॉर्मल रिदम रहती है वो रिदम चेंज हो जाती है। तो रिदम क्या है, तो आपको पता है हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्सेशन उसमें होता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है डिफरेंट ऑर्गन के अंदर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन करना, रिलैक्सेशन करना, ये एक रिदम के साथ होता है। आपको पता है कार्डियक साइकिल लेती है 0.8 सेकेंड। तो ये जो 0.8 सेकेंड है कार्डियक साइकिल, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो ये पैटर्न चेंज हो जाए, ये 0.10 सेकेंड हो जाए, उससे ज़्यादा हो जाए या उससे कम हो जाए, तो ये जो नॉर्मल रिदम है कार्डियक की वो चेंज हो जाए, इसी को हम बोलते हैं अरिथमिया। आपको पता है ये 0.8 सेकेंड के अंदर ये पीक आती है, सबसे पहले पीक आती है, फिर PQRS टी वेव आती है, आपको पता है हार्ट के अंदर। तो ये जो नॉर्मल पैटर्न है इसके अंदर कुछ चेंज आ जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अरिथमिया बोलेंगे। तो इसी को कार्डियक अरिथमिया बोलते हैं। तो ये कार्डियक अरिथमिया होता क्यों है ये पहले देखते हैं। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है एबनॉर्मलिटी इन साइड ऑफ इम्पल्स जनरेशन। तो आपको पता है ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होते हैं, फिर अपने वेंट्रिकल के अंदर पुरकोंजे फाइबर के थ्रू पूरे हार्ट में फैल जाते हैं। तो ये जो एबनॉर्मलिटी इम्पल्स जनरेशन हो जाना, मतलब जहाँ ऐसे नोड में इम्पल्स जनरेशन हो रहे हैं वहाँ पे एबनॉर्मलिटी आ जाना, उससे भी क्या होगा, अरिथमिया होगा। या फिर लॉन्ग कंडक्टिव पाथवे, तो आपको पता है ऐसे नोड के बाद ये वेंट्रिकल में जाएगा, पुरकिंजे फाइबर में जाएंगे ये सारे इम्पल्स। तो ये जो पाथवे है इसमें क्या हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब ये लॉन्ग हो जाए पाथवे, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, अरिथमिया होगा। इम्पेयर कंडक्टिव पाथवे, तो इसकी वजह से भी होता है अरिथमिया। तो ये अरिथमिया आपको अरिथमिया के बारे में बेसिक चीज़ पता चल गई। आपको पता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हार्ट के अंदर एक साउंड आती है जिसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। अब ये जो हार्ट बीट है ये 1 मिनट के अंदर 60 to 100 के बीच में रहती है। तो हम इसको एवरेज मान लेते हैं 72 हार्ट बीट पर मिनट एक नॉर्मल इंसान के अंदर रहती है। थोड़ी बहुत चेंज भी हो सकती है। अगर ये हार्ट बीट 100 से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। अगर ये हार्ट बीट 60 से कम हो जाए उसको बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। 60 और 100 के बीच में रहेगी तो हम बोलेंगे ये तो एवरेज रेंज के अंदर आती है, 72 तो आइडियल रेंज है। अगर 60 से कम हो जाएगी तो ब्रेडीकार्डिया, और 100 से ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रैकीकार्डिया। तो इसके आगे जो 100 से ज़्यादा और बढ़ेगी तो उसको हम बोल सकते हैं अरिथमिया, और 60 से नीचे भी जाएगी उसको भी हम अरिथमिया बोलते हैं। अगर आप बोलोगे कि जब हमारे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तब हमारी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, या फिर हम कोई हॉरर कहानी सुन ले, या फिर कोई हमारे आगे कोई एनिमल आ जाए तब भी हमारी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, या फिर किसी का ब्रेकअप हो जाए तो भी हार्ट बीट चेंज हो जाती है, तो उसको हम अरिथमिया नहीं बोल सकते। तो क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अपनी बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम रहता है, तो वो एक्टिवेट होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये बॉडी का नॉर्मल पैटर्न है, तो इसको हम अरिथमिया नहीं बोल सकते। अरिथमिया में क्या होता है, ये डिजीज़ है जो ये कंटिन्यू चलती रहती है, ऐसा नहीं है कंडीशन के अकॉर्डिंग हार्ट बीट बढ़े। अब हम कुछ अरिथमिया के टाइप देखेंगे, इनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि पहला है PSVT, जिसको बोलते हैं पैरोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया। तो ट्रैकीकार्डिया नाम ही बताता है, इसमें हार्ट बीट 100 से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके अंदर हार्ट बीट रहती है 150 to 200 पर मिनट। इसके बाद इससे आगे जो सीवियर कंडीशन जिसको बोलते हैं एट्रियल फ्लटर, तो इसके अंदर रहती है 200 to 350 पर मिनट हार्ट बीट रह जाती है। और इसके बाद जो इससे भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन वो है एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसके अंदर 350 to 550 पर मिनट हार्ट बीट हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन जिसमें हार्ट काम करना ही बंद कर लेता है, मतलब हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं आर्टियल फ्लटर, आर्टियल फिब्रिलेशन में हार्ट बीट कितनी रहती है, या PSVT में कितनी रहती है। ज़्यादातर इन दोनों में ही पूछा जाता है, तब कन्फ्यूजन होता है, दोनों का नाम मिलता जुलता है, फ्लटर, फिब्रिलेशन। तो ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। इसके बाद और भी बहुत सारा टाइप है जो हम लास्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। उसमें ये क्वेश्चन आता है कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है पर्टिकुलर
अरिथमिया के लिए। इसके बाद एक साइड इफ़ेक्ट रहता है ज़्यादातर ड्रग का, जिसको बोलते हैं टॉर्सेट डी पॉइंट। तो इसके अंदर भी क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन रहती है। तो ये ज़्यादातर ड्रग का साइड इफ़ेक्ट रहता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है टॉर्सेट डी पॉइंट साइड इफ़ेक्ट किस ड्रग का है, जैसे क्विनिडीन है, हेलोपेरिडोल है, और भी बहुत सारे ड्रग है, आप गूगल पे सर्च करना। तो ये टॉर्सेट डी पॉइंट ये साइड इफ़ेक्ट रहता है, इसमें भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब हम कार्डियक फेज के बारे में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो 4 कार्डियक फेज है, 0 to 4, टोटल 5 हो गई, 4 मत मानना। 0 to 4 तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, टोटल 5 फेज रहती है कार्डियक साइकिल की। तो कौन सी फेज में क्या क्या होता है ये आपको बता लेना चाहिए। तो पहली जो फेज है उसको हम स्टार्ट करेंगे 4 से, फेज 4। तो इसी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोटेंशियल या रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पोटेंशियल रहता है कार्डियक सेल का वो रहता है -90, और इस कंडीशन में सोडियम पोटेशियम एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, जिससे पोटेंशियल में कुछ चेंज नहीं रहता। इसके बाद क्या होता है, सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कार्डियक सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। तो ये जो -90 है ये पोटेंशियल बढ़ के +20 तक आ जाता है। तो ये 20 तक आ रहा है, तो ये जो फेज है ये 0 फेज है। यहाँ तक तो थी फेज 4 और यहाँ पे आ गई 0 फेज। तो इसी को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो ये आपको नाम याद रखना है। और जब डीपोलराइजेशन हो जाता है, पोटेंशियल +20 हो जाता है, वहाँ पे जाके सोडियम चैनल बंद हो जाते हैं और हल्के से पोटेशियम जो चैनल्स रहते हैं वो ओपन होते हैं। तो ये देखो पोटेंशियल नीचे हो रहा है, तो ये जो पोटेंशियल नीचे हो रहा है थोड़ी देर तक ही हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं ओवरशूट या फिर फेज 1 बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए फेज 1 में क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, फेज 0 में सोडियम चैनल ओपन होते हैं, और जो फेज 4 इसमें सोडियम पोटेशियम बैलेंस रहते हैं, दोनों ही ओपन रहते हैं, बट पोटेंशियल का दोनों का बैलेंस रहता है मेम्ब्रेन के अंदर। इसके बाद थोड़ा ये पोटेशियम चैनल ओपन हुए तो हुआ क्या, यहाँ पे कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाएंगे। तो देखो कैल्शियम अंदर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है। तो देखो प्लस चार्ज एक बाहर जा रहा है और प्लस चार्ज अंदर भी जा रहा है। तो जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल रहता है वो बैलेंस रहता है। इसीलिए अगर आप इस फेज में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक सीधी लाइन दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो फेज है इसको फेज 2 बोलते हैं या फिर इसको प्लेटू फेज बोलते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। प्लेटू फेज के अंदर क्या हो रहता है, तो कैल्शियम और पोटेशियम ये मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और उसमें मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या रहता है, बैलेंस रहता है। तो ये प्लेटू फेज आपको याद रखना है। फिर एक टाइम तक ये बैलेंस रहेगा, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, अपने पोटेशियम जो पंप होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे एकदम से। तो जैसे पोटेशियम पंप एक्टिवेट हो जाएंगे तो सारे जो पोटेशियम है वो जो सेल के अंदर आएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, एकदम पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा कार्डियक सेल का, तो वो -90 तक वापस पहुंच जाएगा। तो ये एकदम से जो डिक्रीज हो रहा है ये फेज 3 में होता है। इसी को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, पोटेशियम चैनल ओपन हो रहा है। तो आपको पता चल गया किस फेज के अंदर क्या होता है। तो जो फेज 4 है तो इसके अंदर क्या रहता है, कुछ नहीं होता, सोडियम पोटेशियम एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। फेज 0 है, इसके अंदर सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, जिससे पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, सोडियम चैनल क्लोज होते हैं, और यहाँ पे पोटेशियम की वजह से चार्ज नीचे जा रहा है, पोटेंशियल कुछ ही जाता है, ज़्यादा नहीं जाता। फिर वहाँ जाके कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, यहाँ पे फेज 2 एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ कैल्शियम और पोटेशियम एक दूसरे का अपोजिट जाते हैं, इसलिए थोड़ा स्ट्रेट लाइन आ रही है। फिर क्या होगा, कैल्शियम बंद हो जाएगा, पोटेशियम ओपन रहेगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। इसी को हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। फेज 3 और फेज 4 रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये जो गैप दिख रहा है आपको, जो इस प्लेटू फेज की वजह से आ रहा है, इस पोटेशियम कैल्शियम की वजह से, इसी को हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। तो ये आपको याद रखना, ए एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, APD। तो आगे हम जब ड्रग पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसका रोल कहाँ रहता है, कब कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब हम ड्रग का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो अरिथमिया में यूज़ की जाती है ड्रग। तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर 4 क्लास रहती है, और चारों क्लासों का नाम ऐसे रहता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4।
और ये जो चारों क्लासेस चारों ब्लॉकर है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें कोई भी ओपनर नहीं रहता, सब ब्लॉकर रहती है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इनका सीक्वेंस भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे पहली जो क्लास है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, दूसरी क्लास है बीटा ब्लॉकर, तीसरी है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर और चौथी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो आपको ये क्लास वाइज याद रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते सोडियम की जगह बीटा लिख लिया, बीटा को पोटेशियम, क्योंकि क्लास 1 मतलब सोडियम चैनल ही ब्लॉकर है। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी आपको याद रखना है, और चारों ब्लॉकर है ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो होगा पार्ट 2, उसके अंदर हम सोडियम चैनल के अंदर कौन सी ड्रग आती है, बीटा ब्लॉकर के अंदर कौन सी ड्रग आती है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर के अंदर कौन सी ड्रग आती है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर कौन सी ड्रग आती है, इनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।